प्लीज बी सीटेड। यस, आप अपने बारे में कुछ बताइए। मेरा नाम रोशनी कुमारी है। मैं हिस्ट्री से ग्रेजुएशन की हूँ। रोशनी जी, आपने हिस्ट्री से ग्रेजुएशन किया है। ग्रेजुएशन के मार्क्स भी आपके काफ़ी अच्छे हैं। पीटी में भी आपने अच्छा स्कोर किया है, अच्छे मार्क्स से आपने क्वालिफाई किया है। मेंस में भी आपको अच्छे मार्क्स हैं। आपने अपनी तैयारी कहाँ से करी है? आपने पीटी या मेंस का प्रिपरेशन आपने कहाँ से किया? ट्यूशन था और सर्टिफिकेट। आपने ज़्यादा क्या किया, सेल्फ स्टडी किया है या ट्यूशन पर आपका ज़्यादा डिपेंडेंसी रहा है? दोनों का इक्वल था। इक्वल। आप दोनों को इक्वली इम्पोर्टेंस देते रहे, आपने सेल्फ स्टडी में किया। आपका पढ़ने का समय क्या रहा था? आप किस समय पढ़ना आपको ज़्यादा पसंद था? किस समय आप ज़्यादा सेल्फ स्टडी करते थे, आपको पढ़ने में ज़्यादा मन लगता था? ज़्यादा सुबह में रहता था और फिर किसी जब भी वो टाइम मिलता था उस समय आपने लिखा है कि घूमना फिरना आपको काफ़ी अच्छा लगता है और आप बिहार से आती हैं। तो आपने बिहार में कौन कौन से एक स्थल जो घूमने के लिए है, जो टूरिस्ट स्पॉट है, आपने कौन कौन से प्लेस को आपने देखा है, विजिट किया है और आप काफी रोमांचित हुई है जगह को देख करके? हम लोग के बिहार में भी बहुत कुछ घूमने लायक है, जैसे कि वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, उदयपुर राष्ट्रीय उद्यान, बोध गया में है बौद्ध वृक्ष, बोध गया मंदिर, उससे हम भी घूम सकते हैं। फिर मकबरा है सासाराम का, वहाँ पे भी जा सकते हैं। बहुत कुछ। अच्छा, आपको राजगीर जाने का मौका कभी मिला है? आप कभी राजगीर गई हैं? आप राजगीर नहीं गई हैं। आप इंडियन हैं और आपकी रिलीजन हिंदू है, तो क्या आप बौद्ध रिलीजन में बिलीव करती हैं? आपको कैसा लगता है बौद्ध रिलीजन? अच्छा है, उससे कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में ढाल सकता है, वो एक लक्ष्य है। जिस कारण से वो हम लोग इंडिया से बाहर भी वो गया है, जैसे कि श्रीलंका, म्यांमार, जापान, ये सब कंट्री में है और हम लोग इंडिया में भी है, और उससे कोई भी व्यक्ति बहुत ही आसानी से अपने जीवन में ढाल सकता है, वो बहुत ही अच्छा। रोशनी जी, आप मुझे बताइए कि जिस प्रकार से अभी अपना भारत देश 28 राज्यों एवं 8 केंद्र शासित प्रदेशों में बटा हुआ है, तो यदि हम छठी शताब्दी ईस्वी पूर्व की बात करें तो उस समय हमारा भारत किस प्रकार से बटा हुआ था? उस समय हमारा भारत 16 महानगरों में बटा हुआ था। उनका अत्याधिक भाग उत्तर भारत की ओर जाता है। दक्षिण भारत में मात्र एक ही था, महानगर जिसका नाम असम था। और पाकिस्तान अफगानिस्तान भी हम लोग का क्षेत्र रह चुका है, तो वहाँ पे भी दो हम लोग के महाजनपद थे, गांधार और कम्बोज। तो उस समय की यही इतिहास है। अब सिकंदर के बारे में आप क्या जानते हैं? सिकंदर यूनान से आए हुए एक विदेशी थे, जो कि यहाँ पे भी आके अपना कुछ लाभ कमाना चाह रहे थे, लेकिन वो बहुत दूर से आए हुए थे ईरान से, जिस वजह से उनकी सेना भारत आते आते बहुत ज़्यादा थक चुकी थी, और यहाँ का वो हाथी था, बहुत सारा कुछ था, जिस वजह से यहाँ की उसकी सेना डर चुकी थी और वो भारत पूरी तरह से नहीं पहुँच पाए, जिस वजह से वो अभ्यास नदी से लौट गए। आपने कहा कि बौद्ध धर्म भी मुझे अच्छा लगता है। कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में महात्मा बुद्ध के उपदेशों को, उनके सिद्धांतों को अपने जीवन में उनका अनुकरण कर सकता है। तो यदि आप बौद्ध धर्म से इत्तेफाक रखती हैं और यदि आपको गवर्नमेंट ऑफ बिहार अपने खर्च पर घुमाना चाहेगी, रोशनी जी, मैं आपको बिहार सरकार के खर्चे से आप जहां भी घूमना चाहें आप घूम सकती हैं, आपका पूरा खर्च गवर्नमेंट ऑफ बिहार अफोर्ड करेगी, तो आप किन जगहों को घूमना पसंद करेंगे?
बौद्ध धर्म को ध्यान में रखते हुए आप जगहों का नाम बताएं। सबसे पहले तो हम लोग का विमान देखना चाहेंगे, वहाँ का बौद्ध पीठ, बौद्ध गया का मंदिर, राजगिरी जहाँ पे उन्होंने बहुत ज़्यादा अधिक समय बिताया, कुशीनगर जहाँ पे उन्होंने वहाँ पर निर्माण किया था, वहाँ पर निर्माण की बहुत बड़ी पेंटिंग है, तो मैं वहाँ उत्तर प्रदेश कुशीनगर जाना पसंद करूँगी। मथुरा का नाम है, वहाँ भी बहुत सारी मूर्तियाँ बनी हैं महात्मा बुद्ध की, तो मैं मथुरा में जाना पसंद करूँगी। आप मुझे बताइए कि बुद्ध का वैशाली के साथ क्या संबंध रहा है, या महात्मा बुद्ध वैशाली के साथ किस प्रकार से जुड़े हुए हैं? सबसे पहले जब महात्मा बुद्ध जब गृह त्याग किए तो सबसे पहले अपने गुरु अलाटूराम के पास गए थे, जो कि वो वैशाली से संबंधित रखते थे। अलाटूराम से वो सांख्य दर्शन और ध्यान रखने वाली ध्यान सीखे थे। तो उनका समय पहला वो अलाटूराम जो कि वो वैशाली से संबंधित थे। उनका फिर वो अंतिम समय में वैशाली में ही जाकर अंतिम उपदेश दिए थे और कहते थे कि अब मैं महापरिनिर्वाण की ओर जा रहा हूँ। उनका ये घोषणा वैशाली में ही हुआ था। ये बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद कितने बौद्ध संगतियां हुई हैं? 4 बौद्ध संगतियां हुई हैं। ये 4 बौद्ध संगतियां किनकी अध्यक्षता में हुई है? आप मुझे क्रमवश बताइए। पहली बौद्ध संगति हुई थी महाकश्यप की अध्यक्षता में, दूसरी हुई थी सावधवीर की अध्यक्षता में, तीसरी हुई थी मगधीश की अध्यक्षता में और चौथी हुई थी परशुमित्र, और इनके उपाध्यक्ष भी रहे हैं अशोक। बहुत अच्छे। आपने लिखा है कि जगहों को घूमने के साथ साथ फिल्मों से आप बड़ा रुचि रखती हैं, काफी लगाव रहा है फिल्मों को देखना। अभी रिसेंट में हाल में 8 सितंबर को दादा शाह फाल्के पुरस्कार, जो कि फिल्मी जगत की सबसे बड़ी पुरस्कार है, से सम्मानित एक महान व्यक्तित्व का जन्म दिवस था। आप उनके बारे में बताइए। वो भूपेन हजारिका हैं, जिन्हें हाल ही में उनका जन्म दिवस 8 सितंबर 1930 मैं भूल रही हूँ थोड़ा सा, उनको गूगल पे उनका पोस्टर लगा हुआ था और उन्हें भूपेन हजारिका आश्रम से संबंधित है, उनका निवास स्थान है। उन्हें भारत रत्न भी मिला है और दादा साहेब फाल्के पुरस्कार भी है। तो फिल्म जगत की सबसे बड़ी उपलब्धि है उन्हें। भारत का आप कह रही हैं उन्हें भारत रत्न पुरस्कार भी मिला है, जो कि भारत का सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार है। हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया इज भारत रत्न। तो किस वर्ष इन्हें मिला है भारत रत्न अवार्ड? 2019 में मिला मरणोपरांत मिला। तो 2019 में इन्हें अकेला मिला है या और भी व्यक्तियों को साथ में मिला? मैंने उनके साथ 2 और व्यक्ति को मिला है, पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी और नाना साहब देशमुख और भूपेन हजारिका, 3 जन को मिला। जैसे जितने भी महान व्यक्ति हुए हैं उनके नाम पर आप महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, सड़कों के नाम या भवनों के नाम, पुस्तकालय का नाम आप सुना होगा, है ना? जैसे आप दिल्ली में जाएंगे, बहुत बड़ा अस्पताल है, वो राम मनोहर लोहिया जी के नाम पर है, राम मनोहर लोहिया अस्पताल, आर हॉस्पिटल। गुरु तेग बहादुर जी के नाम पर अस्पताल है, JKV हॉस्पिटल। तो उसी तरह से आपने भूपेन हजारिका जी का नाम कहीं सुना है? किसी हॉस्पिटल का नाम या किसी ब्रिज का नाम, ऐसा कहीं आपने कुछ सुना है? हाँ, असम की लोहित नदी है, उसी पे बांध बना हुआ है भूपेन हजारिका बांध, जो कि इंडिया का सबसे लंबी ब्रिज। भारत का कौन सा राज्य, यदि आपको किसी राज्य में 1 महीना बिताना, आप बिहार से हैं, मैं बिहार छोड़ करके बात करता हूँ, बिहार छोड़ करके यदि आपको भारत के किसी और राज्य में बिताने को कहा जाए, तो आप किस राज्य में समय बिताना चाहेंगे? मैं गुजरात जाना पसंद करूँगी।
गुजरात। कैसे गुजरात आपके जीवन के लिए खास है? सबसे पहली बात तो गांधी जी का जन्म स्थान चुना है वहाँ पे अहमदाबाद, जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल का सबसे लंबी मूर्ति है। मैं वो देखने जाना पसंद करूँगी। वहाँ का माहौल बहुत अच्छा है, वहाँ की संस्कृति बहुत अच्छी है। इसकी डांडिया। एक महीने आपको बिताने हैं, घूमने का काम तो आप 2-4 दिन में कर लेंगे। 1 महीना आपको बिताना है और कैसे बिताएंगे आप वहाँ क्या करेंगी? अपनी किन गतिविधियों के द्वारा आप 1 महीना समय आप बिताएंगे? वहाँ पे बहुत कुछ देखने वाला चीज़ है, तो मैं वो देखूँगी। जैसे किन चीज़ों को देखा? आपने कहा कि दुनिया की जो सबसे ऊंची मूर्ति है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की बनी है, आप उनको देखेंगे। आप जो है सरोवर बांध, जो सरदार सरोवर बांध देखेंगे। चमोली घाटी के आधार पर जो फूलों की घाटी है वो देखेंगे। नर्मदा तट पर जाएंगे, ये सारी चीज़ें देखेंगे। देखने का काम अमूमन मुझे लगता है कि 4 से 5 दिनों में आप कंप्लीट कर लेंगे। और बाकी समय कैसे बिताएंगे आप गुजरात में? आप साबरमती का आश्रम जाएंगी, वहाँ गाना भी गाएंगी। मैं अहमदाबाद देखना पसंद करूँगी क्योंकि वो यूनेस्को का फर्स्ट शहर बना है। अहमदाबाद साबरमती आश्रम। आपने गांधी जी की जीवनी से आपने क्या सीखा है? जितना भी कुछ भी हो जाए, हिंसा नहीं करना है। सबसे पहली बात तो वही है, हिंसा नहीं करना है। कुछ भी होगा अहिंसा के राह पे चलना है। आपने कभी मच्छर मारा है? ये तो हिंसा हो गई। घर में चूहे बदमाशी करते हैं, आपके कपड़े काटते हैं या कई सारे उपयोगी चीजों को काट देते हैं, आप चूहे को पकड़ते हैं या मारते हैं, वो तो हिंसा हुआ। जीव हत्या तो हुई। तो आपने गांधी जी की बातों को कैसे किया कि हिंसा नहीं करनी है? हर जगह वो नहीं हो सकता है, थोड़ा सा हिंसा। जब ऐसा आपको कभी लगा कि ठीक है गांधी जी अहिंसावादी थे, लेकिन उनके मन में भी कहीं ना कहीं वो भी हिंसात्मक हुए हैं, ऐसा कभी उनके जीवन में कभी ऐसा लगा? करो या मरो, ये जो कथन रहा है महात्मा गांधी का, इनसे आप क्या समझते हैं? इनका तात्पर्य ये है कि खुद को आजाद करो, देश को आजाद कराओ, नहीं तो मर जाओ। मर जाओ, तो करो या मरो मतलब मर जाओ। गांधी जी की दांडी यात्रा को आप किस रूप में देखते हैं? क्या सीख मिलती है दांडी यात्रा से? दांडी यात्रा से तात्पर्य ये है कि नमक सत्या नमक बनाना, और वो स्वदेश को दिखाता है। सबसे बड़ी बात ये कि हम लोग के देश में नमक हो रहा है तो हम लोग खुद से बना सकते हैं। वो बनाने की ताकत रखते हैं तो उस पर टैक्स क्यों देना, जब हम लोग वो चीज़ खुद कर सकते हैं। हम लोग के देश में हो रहा है। गांधी जी उस चीज़ को लेकर गांधी मार्च निकाले थे। 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक ये चला था, और वो पैदल यात्रा किए थे, साबरमती आश्रम से स्टार्ट। अभी हाल के दिनों में सोशल मीडिया पे छाया हुआ था आमिर खान की मूवी लाल सिंह चड्ढा, बाइकआउट किया गया, बाइकआउट की सीरीज चल रही थी, बाइकआउट लाल सिंह चड्ढा। क्या बड़ी वजह थी लाल सिंह चड्ढा को बाइकआउट किया जा रहा? चलिए रोशनी जी, ठीक है, आपने लगभग प्रश्नों का जवाब दिया है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। विश यू ऑल द बेस्ट।